हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। प्यारे बच्चों, आज हम है ना एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे और सीखेंगे और आप लोगों को भी समझाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को पीपीटी से लगभग इस एनसीईआरटी बुक को 10 बार पढ़ा दिया होगा, लेकिन आज से मैं आप लोगों को एक बार मैं चाहता हूँ इस एनसीईआरटी बुक को मेरे यूट्यूब चैनल पे डालूं और आप लोगों को समझाऊं, पढ़ाऊं अच्छे से। पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप लोगों को चाहिए इसके नोट्स तो हमें मैसेज कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए तो करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को प्रारंभ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आज पीछे का जो बैकग्राउंड है वाइट बैकग्राउंड है और वाइट बैकग्राउंड में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, यह मैं मानता हूँ, ठीक है ना। वाइट बैकग्राउंड में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा मेरी शक्ल, है ना। ब्लैक बैकग्राउंड में तो ठीक ठाक दिखता है, लेकिन वाइट बैकग्राउंड में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, अब देखो मैं खतरनाक दिख रहा हूँ, है ना। ओके, लेकिन यदि बात की जाए किसकी है, वाइट बैकग्राउंड की, तो वाइट बैकग्राउंड में क्या होता है, हाँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, मेरा चेहरा नहीं दिखता है सही से। चलिए तो अपने को तो क्या है, अपने को तो इससे पढ़ना है ना, इस वाले से पढ़ना है। तो अभी देखो थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट करने में। जैसे ही मैंने बैकग्राउंड चेंज किया थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ओके, थोड़ा सा इसे वाइट बैलेंस करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। चलिए करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को प्रारंभ। अब कुछ दिख ही नहीं रहा ना, एक बार मैं इसको रोकता हूँ, कुछ ही नहीं हो रहा ना इसमें तो। चलिए थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, अब हो गया है ना। कुछ इसकी सेटिंग में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसकी जो सेटिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम है। कोई नहीं, अपने को क्या इशू हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं है, चलते हैं अपन तो, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरा चेहरा ठीक नहीं दिखेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छे से आप लोगों को दिख जाएगा इसके अंदर। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं, क्या है अपना, और यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। कलर में रेड ले लेता हूँ ना, रेड कलर आ जाएगा कि इससे, यही क्यों आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा ना, अपने को ये चेंज करना है। ठीक है, ओके, है ना, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। चलिए तो आज हम प्रारंभ करते हैं। ओके, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, क्या है चैप्टर का नाम, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और ये तो मैं तो कुछ ही सही से ही नहीं दिख रहा, बिल्कुल ही। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए एवं विचार कीजिए कि क्या होता है। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अगर गर्मियों के अंदर कमरे का जो ताप है उस पर दूध को खुला छोड़ दे तो क्या होगा। लोहे का जो तवा है, तवा जानते हो जिस पे हम रोटियां सेकते हैं, अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दे दिया जाए तो क्या होगा। अगर जो अपने लोहे की कील है, किसकी कील है, लोहे की कील है, यदि लोहे की कील या लोहे की कोई भी वस्तु को अगर हम यूं ही खुला छोड़ दें, क्या कर दें हम, यूं ही खुला छोड़ दें तो क्या होगा।
अब अगर नॉर्मली हम कहें कि अगर हम रूम टेम्परेचर पर गर्मियों के अंदर दूध को खुला छोड़ दे तो सबको पता है दूध खराब हो जाएगा, ठीक है, जमेगा नहीं सही से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में दूध जमता नहीं है। दूसरी बात कहें कि अगर हम लोहे की जो कील है, तवा है या कोई भी वस्तु यदि उसको आर्द्रता में रख दें, किस में रख दें, हम आर्द्रता में रख दें। आर्द्रता का मतलब समझते हो ना आप लोग, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लूँ जिससे कि आप लोगों को सही से दिखाई दे ना, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसे जिससे कि थोड़ा सही से दिखाई दे ना। अब आप लोगों को प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है। अगर क्या कर दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, आर्द्र वायु का मतलब होता है नमी वाली आयु, नमी, ठीक है ना, नमी वाली आयु के अंदर या वायु के अंदर क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो लोहे पर जंग लगना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि लोहा जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लग जाता है। अगर हम बात करें कि अंगूर का किण्वन हो जाता है, मतलब अंगूर को हम वैसे ही रख दें, गर्मियों का मौसम अभी चल ही रहा है, अगर अंगूर को वैसे ही रख दिया जाए तो अंगूर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खराब होने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे, ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं किण्वन होना। दूसरा, भोजन पकाया जाता है ना, भोजन पकाया जाता है, उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, ठीक है। आगे क्या होगा, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, इसमें भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा योगदान है। हम सांस लेते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन तो जा रही है, नाइट्रोजन भी जा रही है, इसके अलावा अन्य गैसें भी जा रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपना जो वातावरण है उसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो ये तो 21% है लगभग। उसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन है 78%, है ना। अब इन दोनों का अंतर केवल 1% बचता है, उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। कितने परसेंट है, 0.03%। इसके अलावा और भी काफी सारी वातावरण में गैसें हैं वो उपलब्ध है, समझ में आई। चले आगे, आगे चलिए, आगे चलिए। आगे है कि इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ बदल जाती है। मानी जो प्रारंभिक चीजें हैं उसमें किसी न किसी प्रकार का थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, चेंजेज हो जाता है, बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। हाँ, पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह देते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम क्रियाकलाप करते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हो। देखो, कभी भी किसी भी पदार्थ में यदि रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उस पदार्थ के गुण बदल जाएंगे, उस पदार्थ के क्या हो जाएंगे, गुण बदल जाएंगे। तो देखते हैं आगे कौन सा अपने पास प्रैक्टिकल लिया गया है, क्रियाकलाप लिया गया है और उसमें क्या बदलाव किया गया है, ठीक है ना, उसमें क्या बदलाव किया गया है। आइए करते हैं क्रियाकलाप। अब यहां थोड़ा समझिएगा क्रियाकलाप में अपने को क्या दिया हुआ है। क्रियाकलाप में सबसे पहले जब भी हम कोई क्रियाकलाप करें तो हमें सावधानी रखनी है, जल नहीं जाए, कोई केमिकल अपने ऊपर गिर न जाए,
ठीक है ना। केमिकल को हमें सूंघना नहीं है, केमिकल को हमने चखना नहीं है। ये काफ़ी सारी सावधानियां हैं जो हमें रखनी होती है इन द लैब, राइट। अब देखो यहाँ पे माय डियर एक बर्नर लिया गया है। बर्नर बोलते हैं ना, इस गैस का बर्नर होता है, ठीक है, जहाँ से आग निकलती है। और एक चिमटा लिया गया है और इस चिमटे से मैग्नीशियम का रिबन जो है, मैग्नीशियम का जो रिबन है वो पकड़ा गया है, ठीक है। मैग्नीशियम को Mg और मैग्नीज को Mn कहेंगे। तो मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है, ठीक है। अब नीचे है ना एक वॉच लेनी है। वॉच होती है, डिस्क होती है ना, किसकी, कांच की डिस्क है, वो नीचे लगा देनी है। यहाँ से मैग्नीशियम का रिबन जो है इस लो की बर्नर के अंदर हम जलाएंगे। क्या करेंगे, जलाएंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, वायु का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति, क्योंकि आपको पता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ भी जल नहीं सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक है। क्या है, ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलाने में क्या है, सहायक है। ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे ना, ओके। आगे चलिए, इसमें क्या कहा गया है कि सुरक्षा तो अपने को देखो, आंखों पर चश्मा पहन लें उचित होगा, है ना, क्योंकि उसमें गैस निकलेगी, तो आंखों पर चश्मा पहन लें। लगभग 2-3 सेंटीमीटर लंबे रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लें। मैग्नीशियम का जो रिबन है, मैग्नीशियम को 2-3 सेंटीमीटर लेना है, 3-4 ले लीजिए, 3-4 ले लीजिए और उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी ऑक्साइड की परत आ जाती है ना, ऊपर लेयर चढ़ जाती है, तो उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, ठीक है, रगड़ लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। स्प्रिट लैंप या बर्नर से क्या करना है, इसका दहन करना है। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। इससे बनी जो राख है उसे वॉच ग्लास में क्या कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। वॉच ग्लास में क्या कर लेना है, इकट्ठा। दिखाया गया है मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूरी रखें। जब हम इसको जलाएं तो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा इसे दूर रखना है अपनी आंखों से। किसे दूर रखना है, अपनी आंखों से इसे थोड़ा सा दूर रखना है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चले आगे, ये मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ इसको जलाया गया है, ठीक है। ये पूरा क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये तो आपको पता है क्या है, बर्नर है, ये आपका चिमटा यहाँ से पकड़ रहा है मैग्नीशियम रिबन जो कि 3-4 इंची का लिया गया है, और यहाँ से राख गिर रही है इसके अंदर। अब देखिए कौन सी राख है, इसमें क्या क्या अपने को मिलेगा, कैसी दिखाई देती है, वो सब यहाँ पे देखेंगे ना, ठीक है। क्रियाकलाप नंबर 2 आ गया, उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि आपने देखा होगा, क्योंकि जब जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाया जाता है तो उससे एक श्वेत, जैसे कि अपन वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग में एक खतरनाक सी लो निकलती है जो आंखों से हम देख नहीं पाते हैं। खैर आंखों से तो उसे देख सकते हैं, लेकिन आंखों में दर्द होने लग जाता, बहुत ही ऐसा कंजेस्टिव होता है जिससे दिक्कत होती है। के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच में होने वाली जो अभिक्रिया है उसके कारण ऐसा बनता है। बहुत ही कंजेस्टिव रहता है ना, उसका उजाला जो रहता है बहुत चुभता है, ठीक है। आइए समझिए, और किसमें जलता है, बहुत श्वेत होती है ना, चमकदार होती है श्वेत, ठीक है। आगे लीजिए, आगे बोला गया एक और क्रियाकलाप है कि एक परख नली
में लेड मानी सीसा, लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। क्या लीजिए? एक परखनली में लेड नाइट्रेट का अपने को क्या लेना है? घोल लेना है। एक परखनली का मतलब होता है ना ये जो ऊपर दिखाई दे रही है आपको, या फिर हम कहें कि एक परखनली ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी परखनली होती है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। वो लीजिए और उसमें आप लेड नाइट्रेट ले लीजिए, या सीसा नाइट्रेट ले सकते हैं, है ना, सीसे को लेड कहते हैं, ठीक है। सीसा आप लोगों ने देखा होगा, लेड होता है ना, जो बैटरी होती है अपनी, तो उसके अंदर जो वो जो उसके टर्मिनल होते हैं लेड के ही बने होते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर भी लेड एसिड बैटरी कहते हैं उसमें, क्योंकि उसके अंदर भी सीसा होता है। सीसा संचायक सेल, बैटरी को क्या कहते हैं हम? सीसा संचायक सेल कहते हैं, राइट। लीजिए घोल, ले लीजिए घोल, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आगे देखेंगे हम कि इसे बनेगा। और आपने क्या परीक्षण किया, मतलब आपने क्या देखा, आगे और कहा इसने तीसरे क्रियाकलाप में कि एक शंकुआकार फ्लास्क लीजिए, है ना। देखो फ्लास्क दो प्रकार के होते हैं, कॉनिकल फ्लास्क होता है, कौन जैसा होता है, जो शंकु जैसा ही है ना, कौन मानी शंकु, तो वही है। तो कॉनिकल फ्लास्क लीजिए और परखनली में कुछ दानेदार जिंक डालिए, जिंक लीजिए ना, जो परखनली है उसमें जिंक ले लीजिए, और जिंक को बोलते हैं जैडन, है ना, ध्यान रहे, जिंक को बोलते हैं जैडन। फिर क्या कीजिए कि इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु का मतलब होता है पतला, ठीक है, वो मिलाइए। तनु का मतलब पतला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लीजिए और मिला दीजिए। सावधानी तो आपको रखनी है, क्योंकि जब एसिड की बात आ रही है तो ध्यान रहे कि अपने को चखना नहीं है और अपने पे डालना भी नहीं है। ऐसी कोशिश, मतलब ऐसा ध्यान भी रखना है कि अपने पे गिर नहीं जाए। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दोनों दाने के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए और इसका तापमान परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक कीजिए, ठीक है। अपने को चेक करना है कि क्या इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये चेंज हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये अपने को चेक करना है। इसमें कोई परिवर्तन हुआ है तो अपने को क्या करना है? चेक करना है, ठीक है ना। क्या करना है? अपने को चेक करना है, ओके। अब ये है भाई कॉनिकल फ्लास्क। क्या है ये? कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। कौन सा फ्लास्क है? कॉनिकल फ्लास्क। कोण जैसा दिख रहा है, तिकोना जैसा दिख रहा है, और इसमें देखो यहाँ पे कॉर्क है, मतलब इसको पैक करने का जो रहता है रबड़ का, उसे कॉर्क कहते हैं। कांच की नली है जिससे कि गैस निकलेगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली हुई है। यहाँ शंक्वाकार फ्लास्क है और दानेदार जिंक डाला गया, मानी जस्ता डाला गया है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक तनु जो है अम्ल डाला गया है, ठीक है। क्या डाला गया? तो यहाँ पे Zn तो है, Zn प्लस HCl। अब यहाँ से देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन, और यहाँ से बन जाएगा अपना जिंक क्लोराइड बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और गैस क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी वातावरण में। इसका आगे आएगा, है ना, आगे इसको हम देखेंगे। अब देखिए कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? एक अभिक्रिया हुई है। मतलब पहला देखेंगे तो उसमें देखो एक गैस भी निकलेगी, ठीक है। जिंक वाले रबर को सॉरी, जो मैग्नीशियम रबर है उसको मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाएंगे तो एक स्पेशल प्रकार की उसमें गैस निकलेगी, और उसकी जो लो है वो तो अलग ही है ना, चमकीली होगी, श्वेत चमकीली। दूसरा के अंदर टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तित हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ है, इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। किस में परिवर्तन हुआ है माय डियर? अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसके रंग में परिवर्तन हुआ है, श्वेत प्रकाश हुआ है।
जो राख मिली है वो तो जानते ही हो आप लोग। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हुआ है, गैस भी निकली है। तापमान में परिवर्तन भी हुआ है, गर्म हुआ है, अभिक्रिया हुई है तो तापमान में परिवर्तन होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ न कुछ तो परिवर्तित होते हैं, कुछ न कुछ तो परिवर्तन होते हैं। ये नहीं है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, कुछ न कुछ तो परिवर्तन होता ही है। अब आ गया अपना पॉइंट नंबर 1। क्या आ चुका है? पॉइंट नंबर 1 आ चुका है। मानिए रासायनिक समीकरण क्या है, कैसे बनते हैं। वैसे हमने रासायनिक समीकरणों को लास्ट वाली क्लास जो 9th की क्लास है उसके अंदर हमने उनका जो परमाणु भार है वो निकालना सीख लिया था। अगर आप लोगों ने हमारे परमाणु भार निकालने के काफ़ी सारे हमने वीडियो बनाए, यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए कि क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है, दहन का मतलब होता है जलाना, ठीक है ना। दहन का मतलब होता है जलाना, मतलब उसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। सूत्र पे मत जाइएगा, सूत्र आगे देखेंगे हम, ओके। मैग्नीशियम क्या बना देता है? ऑक्साइड बना देता है। क्योंकि क्या वाक्य के रूप में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम वाक्य के हिसाब से कहें तो बहुत लंबा विवरण हो जाएगा, जो कि ठीक है। इस लंबी प्रक्रिया से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाएगा और इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इस शब्द माने समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है, ठीक है। माने इसे हम समीकरण के रूप में लिखना क्या हो जाएगा? सबसे सरल विधि है। जैसे अपने पास मैग्नीशियम है तो ये रहा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड अपना बन गया, ओके। तो ये इसमें वर्ड्स में लिखना थोड़ा आसान होगा और शब्दों में लिखना थोड़ा आसान नहीं होगा, ये थोड़ा लंबा होता है। इसीलिए ही रासायनिक समीकरण की जरूरत पड़ी और इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक सिंबलों के रूप में परिवर्तित करना, लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक सिंबल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक सिंबलों के रूप में लिखना है, मतलब सिंबलों के रूप में लिखना है रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। 1 मिनट। चलिए, अभी बाहर क्या है, थोड़ा सा मौसम खराब है, आंधी वगैरह सी आ रही है आंधी बन रही है। क्या हो रहा है? आंधी सी आने वाली है। आगे चले, आगे देखिए कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं
जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब समझिए कि अगर अपने पास ए कोई पदार्थ है, उसका बी पदार्थ से अभिक्रिया हुआ और तीसरा पदार्थ अपने पास सी बन गया। क्या बन गया? सी बन गया है। तो इन दोनों पदार्थों को हम कहेंगे अभिकारक। अभिकारक, ठीक है। क्या कहेंगे इन्हें? हम अभिकारक कहेंगे। इंग्लिश में इन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। और ये जो बना है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहेंगे इसे हम, हिंदी में कहते हैं उत्पाद, ठीक है। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। आगे बात समझ में? आप लोग लिख लीजिएगा, सीधा सीधा समझिए। जिन पदार्थों के बीच में अभिक्रिया होती है वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ये दो या दो से अधिक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। और पदार्थ अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट या फिर उत्पाद भी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं उसे? हम प्रोडक्ट या उत्पाद भी कहेंगे। आगे चलिए। आगे लिखा हुआ है कि शब्द समीकरण में, जो शब्द समीकरण है इसमें अभिकार को तथा उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है ना। इसका निशान लगाते हैं अभिकार को और उत्पाद को के बीच। जैसे मैंने अभी कहा कि ए और बी के बीच में अभिक्रिया हुई, तो अभिकारकों के बीच में तो प्लस का निशान लगाते हैं। और उत्पाद अगर है तो उत्पाद के अंदर जैसे सी और डी बन गया, ठीक है। सी और क्या बन गया? डी बन गया। सी और डी बन गया। तो इनके बीच में बनने के बाद जो अभिक्रिया है तीर का निशान लगाते हैं। ये जो तीर का निशान है अभिक्रिया को दर्शाता है। और उत्पादों के बीच में भी किसका निशान लगा देते हैं? प्लस का लगा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है? अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर मानी LHS में लिखते हैं, LHS, ठीक है। ये तो RHS हो गया, RHS। और ये अभिकारक इधर रहेंगे LHS में, इधर रहेगा LHS, इधर की तरफ रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर मानी RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जो तीर का निशान है ये बीच वाला, ये अभिकारक अभिक्रिया होने की दिशा को क्या करता है? ये दर्शाता है। आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या है? रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण लिखना थोड़ा आसानी है, कठिन तो है नहीं। आप लोग आसानी से रासायनिक समीकरणों को लिख सकते हैं। कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त मानी छोटा, बहुत छोटा, उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का क्या करें? स्मरण करें। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का तो है ही है, ये ऑक्सीजन का है, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का मैंने लिख दिया था उधर, तो वो दूसरा था। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, MgO आएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा दिखा ये रासायनिक समीकरण कहेंगे इसे हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक को इसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। समझ लीजिए तीर का निशान जो ये ऐसा वाला ये अभिक्रिया को दर्शाता है, ओके। ये तो संयोजन को दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई है, ठीक है ना।
क्या हुई है, अभिक्रिया हुई है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि तीर के निशान के बाईं ओर, 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 बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती उनकी तुलना करें। उनकी क्या करें, तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण क्या है, संतुलित है। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों से कहूं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि कोई भी रासायनिक समीकरण हम संतुलित नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसे फॉलो नहीं कर रहा है। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो हमें उसे किसी भी हालत में बराबर करना ही पड़ेगा, संतुलित करना ही पड़ेगा। दोनों तरफ के परमाणुओं को हम काउंट करेंगे, यदि बराबर नहीं है तो हम बराबर उनको करेंगे। बराबर करने को ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। ओके, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। क्या है वो, ढांचा समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यूज, महत्व क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? चलिए, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा छोटा हो गया, इसे बड़ा बना लेते हैं। आगे चलते हैं। क्या महत्व है, अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को अपने को संतुलित करना है तो उसका क्या महत्व है? कि आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा। पिछली 9वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यदि संरक्षित नहीं है तो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। मतलब अगर हम कहें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या फिर हम कहें कि न तो द्रव्यमान का उत्पाद किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया है था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न तो क्या होता है, निर्माण होता है, नहीं क्या होता है, विनाश होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकार तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। मानी आप समझिए, यहां पे कंकाली समीकरण और आ गया, नया नाम। कंकाली समीकरण क्या होता है? ऐसा रासायनिक समीकरण जो असंतुलित है।
और असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहा जाता है। बात आ रही समझ में? मानी असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही क्या कहा जाता है? कंकाली समीकरण कहा जाता है। बात आ गई आप सभी के समझ में प्रॉपर तरीके से। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें और मैं परिवर्तन करना चाहूंगा, थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूंगा। एक मिनट, थोड़ा सा एक है ऑफ हो रखा है, यहाँ पर भी क्या चल रहा है? फुल चल रहा है क्या? 2 चल रहा है। अगर इसे मैं और कर दूँ तो थोड़ा सा ठीक दिख ही रहा है, खराब तो नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं है, फुल कर दिया है मैंने, इसे हाई कर दिया है। और भी थोड़ा सा आके, 1 मिनट, ठीक है ना? पीछे से ठीक है, दिख रहा है, सही दिख रहा है। थोड़ा सा हो तो गया ये, लेकिन फोकस में थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है। हाई हो रहा है नॉर्मल या हाई? हाई चलने देते हैं, हाई। 1 मिनट है ना, वाइट बैलेंस का तो ये कर ही दिया था मैंने। इनको करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट होता है। चलो ये वाइट बैलेंस कर देते हैं, ये तो ऑफ था ही, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। पिकिंग, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा मैंने अभी कुछ और परिवर्तन किया है, तो मेरे दिखने में थोड़ी सी परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना? थोड़ा सा इसमें भी थोड़ी सी थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दिया होगा। और ये थोड़ा सा परिवर्तन मुझे करना ही था, जो वाइट बैलेंस पीक था उसे मैंने रोक दिया है ना? और थोड़ी सी मुझे क्या है, खांसी हो रही है, दिक्कत हो रही है। चलिए मैं थोड़ा सा ड्रिंकिंग कर लेता हूँ पानी पी लेता हूँ। अब थोड़ा जो लाल चेहरा दिख रहा था ना मेरा, वो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? वाइट बैलेंस बढ़ा दिया है मैंने, तो लाल नहीं दिखेगा अब। लाल लाल ज़्यादा ही दिख रहा था कुछ ऐसे करके ठीक है, चलते आगे। यहाँ तो प्रॉपर दिख रहा है ना अब आपको सही से? दिख रहा है, नो इशू। थोड़ा तो दिक्कत होगी, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे समीकरण जो असंतुलित हैं उन्हें हम कहते हैं कंकाली समीकरण कहते हैं। आगे चलिए। इसमें कहाँ कुछ है यार? हाँ, उस पर एक दोबारा लगा के आगे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि रासायनिक समीकरण है, यहाँ पे अपने को जिंक लिया गया है। क्या लिया गया है? जिंक लिया गया है ना? क्या ले लिया गया है? जिंक, ठीक है? जिंक लिया गया है अपने पास, जिंक लिया गया है। जिंक की अभिक्रिया करवाई गई है सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये दोनों के दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए। क्या हो गए माय डियर? अभिकारक हो गए। और इन दोनों के बीच में क्या करवाई गई? अभिक्रिया, जिससे क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है ना? अब समझिएगा कि ये जो जिंक है ये तो सॉलिड है, तो जब हम इसका दोबारा से लिखें तो क्या लिखेंगे? Zn, यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे S, ठीक है? और ये लिक्विड है, तो अपने पास H2SO4, यहाँ पे हम L लगाएंगे, लिक्विड, लिक्विड का मतलब है पतला, ठीक है? और ये तो अभिक्रिया का निशान है ही, और ये है ZnSO, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी सॉलिड है। क्या है? जिंक सल्फेट भी क्या है? सॉलिड है, क्योंकि समझिएगा लवण है। और ये जो आपका लास्ट में बचा है ना, ये जो लास्ट में बचा है H2, इसे हम या तो तीर का निशान दर्शा देंगे यूं, ठीक है? या फिर इसे हम कह देंगे, क्या कह देंगे इसे हम कह देंगे, अरे मिट जा भाई, ऐसे नहीं मिटेगा ना ये। हाँ समझ गया मैं, ये ऐसे ये नहीं मिटेगा, ऐसे मिटेगा ये।
ठीक है, या फिर हम इसे क्या कह देंगे, जी। क्या कह देंगे हम इसे, जी कह देंगे। इसका मतलब है कि वो गैस है। क्या है वो, गैस। आ रही है बात समझ में? बात आ रही है प्रॉपर आपके समझ में? अब मेरा चेहरा बढ़िया दिख रहा है और आप लोगों को ये पीछे से भी सही दिखाई दे रहा होगा, है ना? चले आगे। आगे चलिए। अब यहां पर अपने पास क्या आ चुका है, जो ये रासायनिक समीकरण आया था, इसके अंदर तत्वों की संख्या जो है अपने पास है। तत्व कौन था, एक तो इधर लिख लेना है तत्वों को, तो और इधर अभिकारकों के बीच में परमाणुओं की संख्या लिख लेनी LHS वाले में। कि जैसे जिंक था, जिंक कितना था, एक था। उधर देखेंगे तो उधर भी जिंक एक ही था, उधर भी जिंक क्या था, एक ही था। हाइड्रोजन इधर कितना था, दो था। इधर हाइड्रोजन भी कितना था, दो था। इधर सोडियम सल्फर कितना है, वन है। इधर भी सल्फर वन है। और ऑक्सीजन इधर भी चार था, इधर भी चार है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने पास समीकरण दिया गया था, जो अपने पास समीकरण दिया गया था, वो सर्रास संतुलित समीकरण था। कौन सा समीकरण था, संतुलित। आप फिर से समझिए संतुलित समीकरण होता क्या है। कि यहां पे जिंक देखो कितना है, एक एक बार ही आया है, तो ये एक है, हो गया जिंक। इधर देखिए, इधर ये हाइड्रोजन कितना है, दो है। और इधर ये जो आपका सल्फर है, सल्फर एक है। और ऑक्सीजन कितना है आपके, चार है। ठीक है, अब इधर भी चेक कर लीजिए। इधर भी देखो ऑक्सीजन चार ही है, सल्फर एक ही है, जिंक एक ही है, और हाइड्रोजन दो है। मतलब ये पूरा का पूरा जो रासायनिक समीकरण है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। दैट इज कॉल्ड, हम कहेंगे बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे इसे हम, जो कि बराबर है। ठीक है ना, ऐसे समीकरण अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम कहेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और ऐसे समीकरणों को संतुलित करना बेहद जरूरी होता है, और उसके लिए ये चार्ट अपने को बनाना पड़ता है। ठीक है, और ऐसा जो है अपने से पूछ लेता है ये। अब देखिए और समझिए कि अपने पास जो समीकरण है, अपने पास जो समीकरण है, ये वाला Fe मानी फेरस, प्लस में ये क्या है, हाइड्रेट है, जल है। और ये है फेरिक ऑक्साइड है। और ये हो गया अपने पास हाइड्रोजन। अब चेक कीजिए कि यहां तो फेरस भाई साहब एक है, यहां फेरस हो गया तीन, यहां हाइड्रोजन हो गया दो, यहां पर भी दो, ये तो ठीक है, ये दोनों तो ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे चार हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा समीकरण ही असंतुलित है। कौन सा समीकरण है भाई, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अगर ये संतुलित नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे संतुलित बनाना पड़ेगा। उसके कुछ नियम है, उसके कुछ नियम है। पहला नियम है कि रासायनिक समीकरण जो अपने पास दिए हुए हैं, जैसे ये है, तो इनके अंदर ऐसे बॉक्स लगा देने। मतलब जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। तो पहला चरण यही है कि इस पे क्या लगा दिया गया है, बॉक्स लगा दिया गया है ना। कि जो पहला अपना समीकरण है उसके सभी फॉर्मूलों पर ये जो सूत्र है, ये सूत्र है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। आप लोगों को क्या कर देना, बॉक्स बना देना है। बॉक्स इसीलिए बना देना है जिससे कि हमें पता रहे कि हमने इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया ही नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन्हें बंद करेंगे। एक मिनट भाई, मैं थोड़ा सा मिल्क पी लेता हूँ, दूध। ठीक है, तो एक मिनट।
चलिएगा, यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ गई होगी। और दूसरे चरण पे चलिए, ठीक है। दूसरे चरण पे अपने को क्या करना है? दूसरे चरण पे, दूसरा चरण है अपना कि जो अपने पास क्या हो गया, अरे क्या चक्कर पड़ गया। हाँ, दूसरा चरण कि जो अपने पास जो अपने पास असंतुलित समीकरण दिया गया है, उसमें एक सारणी बनानी है अपने को। ये उसमें एक तरफ तो अपने को तत्व रखने हैं। क्या रखने हैं? तत्व। तत्व बोले तो एलिमेंट। क्या कहेंगे उसे इंग्लिश में? हम एलिमेंट कहेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट, एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, क्या कह देंगे हम उन्हें? एलिमेंट्स कह देंगे। और इधर रखना है जो अभिकारक है, अपने रिएक्टेंट है, अपने जो रिएक्टेंट है उन सबको रखना है इधर। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण था उसमें फेरस कितने थे वो तो इधर लिख देने हैं, ठीक है। और हाँ सॉरी, असंतुलित में फेरस कितने वो तो इधर लिख देना है। कौन की तरफ? अभिकारकों की तरफ के इधर, और उत्पादकों की तरफ के इधर। यहाँ देखो उत्पादों में तो ज्यादा है और अभिकारकों में कम है। अभिकारकों में क्या है? कम है। हाइड्रोजन चेक करने, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे अपने पास जो उत्पाद थे क्या अभिकारक थे उसमें तो 2 थे और उत्पादों में भी 2 थे, मतलब इसमें तो चेंज करना ही नहीं है, ये तो ठीक ठाक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ 1 है, वहां पे भाई साहब 4 है, तो कुछ तो बदलना पड़ेगा, कुछ तो बदलना पड़ेगा। चलिए आगे मैं सिखाता हूं कैसे बदलते हैं। अब चरण नंबर 3 पे चलते हैं कि अपने को करना क्या है, ठीक है ना। वैसे मैं आप लोगों को समझाऊं कि मैंने अच्छे से बढ़िया तरीके से इनका वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाले हुए 3-4 वीडियो हैं जिनमें मैंने समझाया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है, आप लोग जाके उन्हें वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। उन्हें क्या कर लीजिए? वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब बुक है तो इस बुक में बुक के तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है सारी चीजें। अब यहां पे समझिए, तीसरा चरण है, चरण नंबर 3 है, ठीक है। ठीक है, चरण नंबर 3 है अपने पास। ओ माय गॉड, ये किधर गया रे? अरे किधर गया रे कलवा? ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें यार, है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए समझिएगा कि जो चरण नंबर अपना 3 है उसमें क्या कहा गया है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। कि सबसे ज्यादा कौन है? जैसे इसके 4 है ना, इसमें यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इधर अपने को ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिससे कि 4 बन जाए। मैं समझाऊंगा कैसे। चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, चाहे तो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, पहले उसे ही क्या करें? बराबर करें। यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को क्या करना? चुनिए। इस आधार पर हम किसको चुन ले रहे हैं? फेरस को, है ना। फेरस ऑक्साइड को हम चुन ले रहे हैं। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ पे देखो दोनों के, इसके 3 है, इसके 4 है ना। और इसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनिए। और इसके किसके तत्वों को चुनना? ऑक्सीजन तत्वों को चुनना है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। कितना परमाणु है? बाईं ओर तो देखो भाई साहब, इधर तो कितने? ऑक्सीजन के 4 परमाणु थे, उत्पादों के अंदर तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु थे, और इस वाले में तो भाई साहब 1 ही परमाणु है ऑक्सीजन का। तो क्या किया गया? एक को, इसको 4 से गुणा कर देंगे, जो 1 दिख रहा है, तो इसको किससे गुणा किया गया? 4 से। किससे गुणा किया गया? अभिकारकों में
और इधर भी किससे कर दिया गया, 4 से। तो अगर हम इधर 4 से गुणा कर देंगे बाहर से तो 16 हो जाएगा, अंदर से गुणा होगा 16 हो जाएगा। इधर तो भाई अभी तो 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मैं समझाऊंगा कैसे, आगे चलिए। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों में कोई सूत्रों को नहीं बदल सकते, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को। अब अपने पास समझे, संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2, ठीक है, मतलब 4H2 कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा दोनों को गुणा करने पर। और ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो हो जाएगा आपका कितना ऑक्सीजन तो हो जाएगा 4 और हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते, अंदर गुणा नहीं होगा कि ये 4 से H2O को बाहर अगर गुणा कर दें तो अंदर भी गुणा करेंगे इसको, कि ना, ऐसा नहीं है। इसके ले जाके नहीं लगा सकते। फॉर्मूले के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है, जो अपने पास जैसा फॉर्मूला दिया है वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, फॉर्मूले में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आगे चले, आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। अब जो अपने पास आया, मैं आपको अच्छे से और दूसरी सारणी बना के भी समझाऊंगा, ठीक है ना। ओह माय गॉड, ये चला दिया मैंने तो। चलिए कोई नहीं, अपने पास ये आ तो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और चेंजेस करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे अच्छे से कि कैसे हम इनको बना सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हम इनको परिवर्तित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे चला के। यहाँ पे एक सूत्र लिखूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अभी पहले उसको देखते हैं और उसको सही करते हैं। उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा ना, उसका इलाज तो अपने को करना ही पड़ेगा जो अपने पास चल रहा है। अब समझिए, अंदर हमने क्या किया कि केवल यहाँ 4 से गुणा किया है, सबसे ज़्यादा इस पर था, है ना, तो इस वाले को पकड़ा और हमने इधर वाले को जो सबसे कम था उसको 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको वापस से समझा रहा हूं। ठीक है, वापस से समझा रहा हूं आपको, काफी बारीक लिख रहा हूं इस बार ना, आपको वैसे दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे फेरस कितना है, 1 है। यहाँ पे अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हो गए, ऑक्सीजन तो हो गए आपके 4 और हाइड्रोजन हो गए आपके कितने, हाइड्रोजन हो गए 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। अब इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है आपके 4 है, यहाँ तो ठीक है, ऑक्सीजन तो 4, नो प्रॉब्लम। फेरस कितने हैं, फेरस तो आपके ठीक ठाक है, 3 ही है इधर, और इधर फेरस 1 है, तो इधर हम 1 है तो इधर भी 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो फेरस अपना कितना निकल के आ जाएगा, इधर जो फेरस है वो भी अपना कितना निकल के आ जाएगा, उसके भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इधर अपना 8 था, लेकिन अभी इधर हाइड्रोजन कितना, अभी कितना, अभी 2 ही है, तो यहाँ 4 से और गुणा करेंगे तो 4 दूनी की कितना हो जाएगा, 8। तो हाइड्रोजन जो है वो भी कितना हो जाएगा, 8। इस प्रकार से देखो, अब इधर भी देखो हाइड्रोजन 8 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, मतलब बराबर हो गया। इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, इधर भी फेरस 3 हो गए, इधर भी फेरस 3 हो गया। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे। और मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ, फिर से यहाँ समझा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, Fe और H2O। चलिए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, है ना।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अपने पास लिखा हुआ था Fe प्लस में H2O, और अभिक्रिया के बाद में था Fe3O4 प्लस में H2O, यही है HO, है ना। एक बार वापस से चेक कर लीजिए कि यही है क्या। Fe है इधर, H2O है, Fe3O4 है और H2O है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ अपने यहाँ पे सारी चीज़ इधर है, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या कर दिया है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बात आ रही है समझ में आपको। इसका थोड़ा बैकग्राउंड चाहें तो आप लोग मैं चाहूँ तो इस बैकग्राउंड को क्या कर सकता हूँ भाई, थोड़ा सा डिसिप्लिन कस्टमाइज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर कस्टमाइज करके मैं इसको क्या कर दूंगा, ब्लैक कलर कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। अब समझिएगा, सबसे पहले जो पहला चरण है उसमें कहा गया है कि इस वाले को क्या कर दीजिए, सब पे आपको पहले चरण में ब्रैकेट लगाना था, सब पे यूं, बिल्कुल अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। जो भी परिवर्तन करना है वो बाहर ही करना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं एक ही स्टेप में सारा समझा दूंगा आपको, एक ही स्टेप में क्या कर दूंगा, पूरा समझा दूंगा, पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो पहला स्टेप में हमने इसको क्या कर दिया है, खल्लास कर दिया, ठीक है। अब क्या करना, सबसे ज्यादा किसमें, इसके अंदर है और इसमें भी ऑक्सीजन के है। अब ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर कितने, इधर तो एक ही है, तो इसको पकड़ो, इधर भी 4 करो, तो इधर भी 4 करेंगे तो माय डियर इधर 4 से गुणा करना है। समझ में आया ना, इधर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर देखो कितना है, अब ये 4 से गुणा होने पर ये इससे भी गुणा होगा तो 8 हो गया, तो इससे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ देखो भाई साहब, फेरस यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही फेरस है, तो इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा अपने को, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब इधर वाले में देखो, इधर वाले में आप फेरस देखो, इधर वाले में आप हाइड्रोजन देखो, इधर वाले में आप ऑक्सीजन देखो। तो फेरस है इधर कितना होगा, 3। हाइड्रोजन कितना होगा, इसको इससे गुणा करो, 8 हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन कितना हो गया, इसको इससे गुणा कर लो, तो एक तो ये है और ये 4 हो जाएगा। इसको चेक करो, अब इधर ही भी उतने उधर भी इतने ही होने चाहिए। इसको चेक करो, इधर फेरस कितने, फेरस पे जाओ, फेरस आपके 3 है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे कौन है, हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन। 4 गुणा 2 करो, 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन है आपका 4, तो ये लो 4, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन 8, इधर भी 8, फेरस 3, इधर भी फेरस 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। कुछ बात आ रही है समझ में है? अरे भाई आ रही है, नहीं आ रही है आपके, आ रही है ना। तो इसी प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। बात आ गई, प्रॉपर समझ में आई या नहीं है, बताओ आप। तो ऐसे ही आप लोगों को बातें प्रॉपर समझ में आती रहनी चाहिए, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और बस यही है कि आपको प्रॉपर बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे चले, आगे चले, चलते हैं आगे। कलर तो थोड़ा भाई यूं ही दिखाई देगा अपना, है ना। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। ये तो हो गया अपना, और लंबी लंबी क्लास नहीं लगा के थोड़ी सी छोटी छोटी क्लास लगानी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत लंबे बन जाएंगे, बहुत आगे पहुंच जाएंगे, है ना। बहुत लंबी अपनी क्लासें हो जाएगी। एक ही मिनट है ना, अपनी क्लास तो चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो थोड़ा सा मैं इसमें चालू कंडीशन में कुछ फिल्टर का तो है थोड़ा सा इशू, कलर का हो गया है। कलर कॉम्बिनेशन में हमें अपने को सेचुरेशन
थोड़ा सा और बढ़ा देना है, ठीक है। ओके ओके, क्लोज, ठीक है। थोड़ा सा मैंने क्या किया है, सेचुरेशन और बढ़ा दिया है इसको थोड़ा सा, जैसे कि थोड़ा अच्छे से दिखाई दे जाए अपने को, है ना, आप लोगों को। ओके, चलें आगे। इधर से एक बार वापस से मैं देख लूँ इस कलर में मेरा सेचुरेशन कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक दिखाऊँ मैं कंपैरिजन टू लास्ट टाइम। आगे चले, आगे चलिए। यहाँ बात आ गई आपके समझ में। ओके, ये सब हो गया है, हमने संतुलित कर दिया है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। पांचवें चरण में कुछ नहीं करना है, अपने को जो संतुलित समीकरण है वो रख देना है। छठे चरण का भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतने ज़्यादा चरण लेने ही नहीं है अपने को। ओके, अब यहाँ से हम देख लेते हैं ये है क्या। हम नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं, और इसी जो हमने बनाया है उस विधि को कहते क्या है। ये बोल रहा है कि जो अपना जो समीकरण है, समीकरण 1.9, दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब क्या है, संतुलित। क्या है, संतुलित। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इस विधि को। हाँ, ये क्या हो रहा है रे। रासायनिक इधर उधर क्यों भग रहा है। लिखना थोड़ी अपने को, तो इसको तो वो करना था। अरे भाई साहब भग रहा है इधर उधर। यहाँ तो हो रहा है, यूँ चल रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं चल रहा है। ठीक है, समटाइम्स इधर उधर हो जा रहा है, नो प्रॉब्लम। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे, ठीक है ना। क्या कह देंगे, हिट एंड ट्रायल विधि कह देंगे। आगे चले। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को क्या किया गया है, संतुलित करने का प्रयत्न किया गया है। आगे चलें। आगे थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे चरण नंबर 7 हुआ। हाँ, इसको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे समीकरण दे दिए गए हैं, ठीक है ना। क्या कर दिए गए हैं, और भी अपने पास समीकरण दे दिए गए हैं। अटक गया क्या, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें। अटक रहा है थोड़ा सा इसकी समझ कम आ रहा है अभी। गर्मी का मौसम में अटक जाता है। ये भी अटक गया। ठीक है, 1 घंटे का हो गया है सेशन। खैर, एक लगभग 3 घंटे की अपनी क्लास होगी। बहुत लंबी क्लास है, इसमें आसानी आसानी से हम सवालों को बनाएंगे और पूरी किताब को समझेंगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके। हो गया क्या, अरे अटक गया, ठीक नहीं हुआ क्या अभी। गर्मा गया, ये तो बहुत गर्मा गया है। इधर से भी नहीं चल रहा है, क्या दिखा दे रहा है। अटक गया ये अभी, गर्मा गया ना, गर्मा गया है। बाहर आज मौसम हो रहा है थोड़ा सा आंधी वाला, और आंधी तूफान आ रहा है हमारे यहाँ पे, बहुत खतरनाक वाला।
हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मैं तो बाहर हूँ और लाइव क्लास चल रही है अंदर। थोड़ा सा बाहर चला गया हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा अपना सिस्टम अटक गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर ही घूम ही आते हैं। अब ये तक चला ही नहीं, देखो चल ही नहीं रहे, तो वापस चलाऊं कैसे? ना वापस भी नहीं चल रहा है। हा हा, व्हाट हैपन, कैसे अटक गया ये? अपनी तो अटक गया है। ये तो खिसक भी नहीं रहा इधर उधर भी, न छोटा हो रहा है न बड़ा हो रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा है। हमने तो किसी चीज को कुछ बोला नहीं है ना। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो अपना बोर्ड है ये अटका है, अदरवाइज कभी अटका नहीं, कभी। चलिए, जो बचा हुआ है इसको अगले सेशन के अंदर हम लेते हैं, और अगला जो आएगा अपना नया पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और इसके जस्ट बाद ही आएगा, तो मैं उसको इसके जस्ट बाद ही अटैच कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।